आज हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं और डिटेल में देखेंगे कि इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है ना। तो अगर हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला एप्लीकेशन जो आता है, जो कि यहाँ पे आप फिगर भी देख रहे होंगे, ये एप्लीकेशन ही है हमारा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड due to a straight चार्ज्ड वायर, ठीक है ना, या फिर लॉन्ग चार्ज्ड वायर भी आप कह सकते हैं, स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि यहां पे ये जो आपको वायर दिख रहा है, एक बहुत ही पतला सा वायर है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये येलो कलर का जो वायर है ये चार्ज है, इसीलिए इसके चारों तरफ हम ग्लो करा करके रखे हुए हैं, जिससे आपको ये पता चले कि यहां से हमारा बेसिकली जो वायर है, स्ट्रेट वायर है, चार्ज वायर है ये हमारा, ठीक है ना। और ये चार्ज वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकल रहे हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक इसी प्रकार ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है। अब आपके सामने एक सवाल आएगा, ये गॉसियन सरफेस क्या है? अभी तक तो गॉसेस लॉ पढ़े, गॉसियन सरफेस के बारे में नहीं बात किए। तो चलो, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने गॉसियन सरफेस बनाया था, लेकिन उसको बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं किए थे। तो इस क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ये जो हमारा सरफेस है, जो कि इस स्ट्रेट चार्ज्ड वायर को वाइंड किया हुआ है चारों तरफ, एक इमेजिनरी सरफेस हम लोग इमेजिन करेंगे। ये जो है ना, एक सरफेस हम लोग खुद से ही इमेजिन कर रहे हैं, जो कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। यहाँ पे कोई फिजिकल सरफेस होता नहीं है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है, जो कि इस वायर के चारों तरफ हम इमेजिन कर रहे हैं, और इस सरफेस से होकर के हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा एक इमेजिनरी सरफेस है, और ये जो इमेजिनरी सरफेस है जहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, उसी को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो गॉसियन सरफेस क्या है? इट इज एन इमेजिनरी सरफेस अराउंड एनी चार्ज्ड स्फेयर, या फिर चार्ज्ड वायर, या एनी चार्ज्ड बॉडी, ठीक है ना, ड्रॉन, ठीक है। तो वो जो सरफेस होगा, वो सरफेस हमारा गॉसियन सरफेस कहलाएगा। दैट सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस, जहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास भी हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे गॉसियन सरफेस समझ में आ गया, तो इस गॉसियन सरफेस का हमारा कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। एक देखो, यहां पे तो कर्व्ड सरफेस, ये वाला हमारा कर्व्ड सरफेस है। ऊपर हमारा है एक सर्कुलर सरफेस है, जिसको हम लोग सर्कुलर एरिया कहेंगे, नीचे भी सर्कुलर एरिया है। तो यहां पे अगर हम एरिया के बारे में बात करते हैं, तो ये ऊपर का हमारा जो एरिया होगा, ये हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक सरफेस होगा, जिसको हम लोग DS1 कह देते हैं। एक सरफेस यहां भी हम छोटा सा कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, जो कि ये हमारा सरफेस किस जगह पे एग्जिस्ट करता है। ये जो हमारा सरफेस एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा कर्व सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम लोग DS2 कह देते हैं, ठीक है। और बेसिकली वेक्टर लिखे तो ज्यादा बेटर, यहां पे हम लोग वेक्टर का साइन दे देते हैं, ये DS2। और ठीक उसी प्रकार यहां पे अगर हम ड्रॉ करें, तो ये भी हमारा एक परपेंडिकुलर यहां पे बता रहा है, ये हमारा DS3 हो जाएगा, जो कि आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में है, कर्व सरफेस एरिया का डायरेक्शन इधर है, और ये ऊपर वाला सरफेस का डायरेक्शन इधर है और इधर है। तो ओवरऑल ये जो वायर है, ये जो चार्ज्ड वायर है, इसको कवर करने के लिए हमारे पास 3 सरफेस है। तो अगर हम बात करें यहां पे अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, ठीक है ना, यहां पे हम लोग गॉसेस लॉ को बहुत अच्छे से यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, ठीक है ना, गॉसेस लॉ कहता क्या है वो हम लोग एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे। गॉसेस लॉ के अनुसार जो हमारा फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस, टोटल सरफेस हमारा S है, यहाँ S1 है, S2 है, S3 है, ठीक है ना। इसको हम टोटल जितना S1 S2 S3 है ना, उसको हम लोग S से डिनोट कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा E.ds। यही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। बेसिकली डेफिनेशन हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यही पढ़े हैं, लेकिन गॉसेस लॉ के अनुसार यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। टोटल चार्ज, इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा, अब कितना चार्ज है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है,
दिख रहा है कि ये जो चार्ज है, ये जो रॉड है, ये एनक्लोज्ड है इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर। तो ये चार्ज का वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, तो इससे कैसे निकाले? अब देखो हमारे पास अगर वायर दिया हुआ, कभी भी अगर वायर दिया हुआ चार्ज्ड वायर, तो चार्ज्ड वायर को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके लिख सकते हैं। ऊपर में ही आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छे से कंसीडर करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं कि कंसीडर the linear charge density, the linear charge density of the wire be lambda। मतलब कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा है। और इसका लेंथ को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं L। यहां से यहां तक इसका जो लेंथ है इसको हम लोग L कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। कंसिडर द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर बी लैम्डा एंड लेंथ बी L, एंड लेंथ बी L। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ये आप कंसिडर करके लिख सकते हैं। ये कंसिडरेशन वाला पार्ट आप जैसे ही लिख ले रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा यहां पे साइड कर देते हैं। इसके बाद आपका ये सेंटेंस अभी अब यहां से स्टार्ट करना है। अब हमारे पास सिंस करके हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या? ये भी देखने वाली बात है। सिंस Q इज नथिंग बट, ठीक है ना, इसको हम लोग Q को हम लोग लैम्डा इंटू L लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा ये कैसे? तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है, ठीक है ना, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है ना, पता है ना ये चीज क्लियर हो रहा है आपको कि यहां पे जो वैल्यू है हमारा, ये हमारा जो लैम्डा आपको दिख रहा है, ये लैम्डा हमारा Q बाई L है। तो ये L इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। और इस वैल्यू को, ये जो Q का वैल्यू है, उसको हम यहां पे डाल देंगे। तो हमारा जो फ्लक्स है, जो कि हमारा ये इंटीग्रल वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे फ्लक्स के बारे में। तो यहां पे फ्लक्स हो जाएगा हमारा क्लोज इंटीग्रल, जो हो जाएगा S E डॉट ds इज इक्वल टू, यहां पे Q है, इसको हम लोग लैम्डा इंटू L लिखेंगे डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमने अच्छे से लिख दिया। यहां पे उम्मीद करते हैं किसी को कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। नेक्स्ट पेज में अगर हम देखें तो यहां पे भी हमारे पास है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ठीक उसी प्रकार यहां पे भी हम लोग खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा क्या था? इनिशियली ds1 था, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? इस एरिया में ये ds2 हो जाएगा, और नीचे की ओर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं ds3, ठीक है। ये तीन एरिया के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो यहां पे जो हमारा इंटीग्रल पार्ट था, इंटीग्रल पार्ट E डॉट ds जो वैल्यू था, जिसको हम S लिखते थे, इसको हम बाइफर्केट करके लिखेंगे। ये जो पूरा टोटल एरिया है, ये एक इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो हाँ या ना, इस बात से आप सहमत हैं? एक इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हमारा कर्व्ड सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस भी समझ में आया, और एक नीचे वाला सरफेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीन सरफेस से ये कंप्लीट हमारा गॉसियन सरफेस तैयार हुआ है। तो ये तीनों सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो पहला सरफेस जब हम लिखते हैं तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह से कांस्टेंट ही है, E ही है, तो E डॉट ds1 लिख देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds2 लिख देते हैं, वेक्टर का साइन देने नहीं भूलना है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds3 लिख देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब मजेदार बात क्या है वो देखेंगे। अब यहां पे नेक्स्ट पार्ट जो लिखेंगे, इसको हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं। एम्प्लाइज का साइन दे देते हैं। बेसिकली आप यहां भी एम्प्लाइज का साइन दे सकते थे। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे तो E डॉट ds1, देखो ds1 इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच में कितना का एंगल है? ये हमारा 90 डिग्री, और यहां पे भी आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में, ds3 के बीच में। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds1 cos 90 डिग्री, फिर प्लस इसको क्या लिखेंगे? क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds2 cos 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ds2 इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही था ना, याद आ रहा होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही था। तो प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ
ई ds3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे cos 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको कुछ हम इस तरह से लिख दिए। अब मजेदार बात यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग मजेदार बात देखें क्या है, इसको हम लोग इस पूरे पार्ट को अगर ध्यान से अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? ये जीरो होने का कारण है कि cos 90 जीरो होता है, और ये वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी cos 90 है और यहाँ भी cos 90 है, दोनों जगह cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो ओवरऑल ये टर्म्स गायब हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग लिखने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा, ये हमारा जो क्लोज इंटीग्रल है ई ds2 cos 0 का वैल्यू 1, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, फील्ड निकाल रहे हैं इस चार्ज के कारण, और इस चार्ज वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो गॉसेस लॉ से ही निकलेगा, ठीक है ना। इसीलिए ये गॉसेस लॉ का एप्लीकेशंस में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्स्टेंटली निकल रहे हैं ना इस वायर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds2 लिख देंगे। अब मजेदार बात अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो ds2 आपने लिखा है, क्या ये हमारा एक कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं है क्या? और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बेसिकली ये आपको पता होगा, ये हमारा L था, ये हम लोगों ने पहले भी देखा, ये हमारा वैल्यू L था, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में बात करते हैं। ये ds2 क्या था, हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है, ये वाला को हम छोड़ दे रहे हैं ऊपर और नीचे, क्योंकि ds2 तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल। अब r क्या था, रेडियस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था इसको हम लोगों ने r कंसिडर किया है, ठीक है। ये हमारा रेडियस r था, ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो क्या था, r था। तो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि L और L कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसको क्या हम लोग इस तरह से नहीं रख सकते हैं, ये हमारा ब्रैकेट में आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज्ड वायर या फिर लॉन्ग चार्ज्ड वायर के कारण हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है, इनफाइनाइटली। अब ये जो है ना, ये लॉन्ग चार्ज वायर इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर भी इसको कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सुधार के भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर था, ठीक है। तो इसको आप स्ट्रेट वायर भी कह सकते हैं, स्ट्रेट चार्ज्ड वायर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ये तो हमारा पहला एप्लीकेशन हुआ। अब अगर हम दूसरे एप्लीकेशन के बारे में बात करें, तो ये एक सिंगल लाइन चार्ज था, ठीक है ना। लाइन चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, वो हमारा गॉसेस लॉ में आएगा। अब हम जो बात करने वाले हैं उसके बारे में भी हमें बात करना, ठीक है ना। वो हमारा होगा सरफेस के कारण, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। चार्ज कैसा होगा, यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यहां पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट वर्ड लिखना जरूरी है क्योंकि चार्ज कितना बड़ा हमको आइडिया नहीं है, तो इनफाइनाइट चार्ज्ड सीट कह देते हैं हम लोग, ठीक है, इनफाइनाइटली चार्ज्ड सीट। और ये इनफाइनाइट चार्ज सीट जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा चार्ज सीट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक छोटा सा स्फेयर के जैसा यहाँ पे हम एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं जो कि हमारा चार्ज होगा, ये हमारा चार्ज होगा, ये पूरा ही सरफेस हमारा चार्ज है, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा सरफेस हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो जिसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यहाँ पे हम लोग खुद से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है।
तो ये जो हमारा सरफेस है, ये जो सिलेंडर के जैसा आपको दिख रहा है, ये हम लोग खुद से ड्रॉ किए हुए हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कहीं ना कहीं इधर होगा, सही है और नो? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा और इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, सही है और नो? दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होने वाले हैं। और इधर का भी एक सरफेस है और इधर का भी एक सरफेस है, और ये आप किसी भी शेप का बना सकते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे सिलेंड्रिकल बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेंडर को लेकर के हम लोग नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो अंदर में चार्ज है वो एक सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये गॉस लॉ को कैसे फॉलो कर रहा है। देखिए, गॉस लॉ का कहने का मतलब होता है कि हमारा चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। किसके अंदर चार्ज एनक्लोज होना चाहिए? गॉसियन सरफेस के अंदर। अगर ये हमारा सिलेंडर गॉसियन सरफेस है तो क्या इसके अंदर ये जो छोटा सा चार्ज हम कंसीडर किए हैं ये अंदर में एनक्लोज नहीं है क्या? तो यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस हमारा या जो गॉस लॉ है वो वैलिड होगा। तो गॉस लॉ को यूज करके हम लोग यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कंसिडरेशन वाला पार्ट में आप लिख सकते हैं कि कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है? सिग्मा, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा बेसिकली होता क्या है? ठीक है, सिंस सिग्मा इज इक्वल टू क्या है हमारा? चार्ज बाई एरिया, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। ये चार्ज बाई एरिया हमारा होता है। और Q इज इक्वल टू, यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी एरिया बैठा सकते हैं, ठीक है। ये Q बाई A होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये सरफेस एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसीडर में क्या लिखेंगे कि कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। ये सिग्मा लिख दिए और एज सोन इन द फिगर, बस इसको ड्रॉ कर देना है। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ क्या कहता है? बहुत आसान है जी, क्या कहेगा देख लेते हैं। गॉसेस लॉ वही पुराना बात कहेगा कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज क्या है? चार्ज क्या है हमारा? चार्ज, लेकिन चार्ज का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज को देखो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, इस जगह पे चार्ज विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। और यहां पे भी सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ये ज्यादा अच्छे से फिर हम लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए यहां पे अगर हम टोटल सरफेस का बात करते हैं, ये हमारा टोटल सरफेस होगा इनफाइनाइटली प्लेन शीट, लेकिन ये दो पार्ट में है, सरफेस इधर भी है, सरफेस उधर भी है। तो दो सरफेस का जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? ई, देखिए एक तो माफ कीजिएगा, यहां पे ई तो इधर है, ठीक है। और जो एरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो एरिया का डायरेक्शन भी ए है, ये ए है, ये ई है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? से यस और नो? ये ई हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। तो ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए। अब आपके दिमाग में आएगा दो बार ई डॉट ए लिखने का क्या मतलब है? यहां पे ये इंटीग्रेशन लिखे और यहां पे दो बार ई डॉट ए लिख दिए। देखिए यहां पे इस इंटीग्रेशन का मतलब ही वही है। अब कैसे वो देखेंगे। देखिए ये पूरा सरफेस ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक इधर के लिए सरफेस, एक पीछे तरफ के लिए सरफेस, पीछे का भी तो सरफेस है। तो दोनों तरफ के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनटू एरिया लेंगे, तो इधर भी हमारा फ्लक्स होगा, इधर भी होगा, दोनों तरफ का फ्लक्स का बात करेंगे। तो जब दोनों तरफ का फ्लक्स का बात कर रहे हैं तो ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए तो 2EA, देखो डॉट हटता है तो यहां पे हो जाएगा हमारा cos 0 डिग्री। दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे cos 0 का वैल्यू 1, तो देयरफॉर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा या फिर इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, या तो इस डायरेक्शन का बात करेंगे या तो इस डायरेक्शन का। तो इधर का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो भी हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो भी हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम डायरेक्शन का बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का एक छोटा सा एप्लीकेशन होगा। ये हम लोग किसको यूज किए? देखिए यहाँ पे हम लोग गॉसेस लॉ को ही यूज करके इसको प्रूव किए हैं, ठीक है ना। गॉसेस लॉ ही यहाँ पे यूज हुआ है,
ठीक है, और गॉसेस लॉ को यूज करके किस तरह से प्रूव किया वो आपको दिख गया होगा। अब हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है। यहां पे हम लोग एक प्लेन शीट लिए हैं, अब हम लोग यहां पे दो प्लेन शीट लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग दो प्लेन शीट ले लेते हैं, यहां पे एक प्लेन शीट, ये एक प्लेन शीट, तो जो प्लेन शीट यहां पे लिया गया था वही प्लेन शीट यहां पे लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो लिखेंगे वो क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। देखो इस प्लेन शीट का अगर हम इधर का बात करेंगे तो भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और इधर का बात करेंगे तो भी मैग्नीट्यूड वही होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों का बदल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ रहे होंगे, ये डायरेक्शन दोनों का बदल जाएगा। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या है। यहां पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू positively charged parallel plates of two positively charged parallel plates, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट्स के बारे में बात करेंगे, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इस तरह से बना देते हैं, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है जी, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज कहने का मतलब कि दोनों तरफ से ही पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है ना, दोनों तरफ से ही पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इधर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है, अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के बारे में बात करेंगे, यहां पे क्या है क्या नहीं। अब क्या है, ये हमारा प्लेट ए है, ये हमारा प्लेट बी है, ठीक है, एक प्लेट ए एक प्लेट बी। तो प्लेट ए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेट ए से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा उसको हम लोग बेसिकली रेड कलर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएगा, तो इसका नाम ई ए होगा और इसका नाम भी ई ए होगा, ठीक है। और इधर की बारे में बात करें तो ये हमारा ई बी हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये भी तो हमारा ई ए ही होगा ना। क्यों ई ए होगा, ये इसलिए ई ए होगा क्योंकि ये हमारा इसी से निकल रहा है, ठीक है, इसी के बारे में बात हुआ। अब यहाँ पे ई बी के बारे में बात करेंगे तो ई बी को हम लोग ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो इधर से हमारा ई बी निकलेगा और इधर से भी हमारा ई बी निकलेगा, से यस और नो, और इधर से भी हमारा ई बी निकलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यहां पे अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए और ई बी के बारे में बात करें, क्योंकि ये तो पैरेलल सीट है, ये पैरेलल सीट है, ये भी सीट है, ये भी सीट है, और एक पार्टिकुलर सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमको पता है, और मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा। तो यहां पे अगर हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए विच इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया तो हम लोग बात करेंगे कि यहां पे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है। तीनों रीजन में क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये और ये दोनों एक दूसरे को ऐड कर रहा है, ये इसको कैंसिल करेगा, ई ए ई बी को कैंसिल करेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दिख रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो देखो ये मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, मैग्नीट्यूड अगर सबका सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो ये तो कैंसिल कर देगा और ये आपस में ऐड हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे रीजन 1 के बारे में। अगर हम रीजन 1 के बारे में बात करते हैं तो रीजन 1 में हमारा क्या है, ई ए है और ई बी है, ठीक है। तो यहां पे ई ए हमारा देखिए और ई बी देखिए, राइट हैंड साइड के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना उसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वालों को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो माइनस ई ए होगा और माइनस ई बी होगा,
ठीक है, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इधर, ये भी इधर, तो यहाँ पे -2 EA या फिर EB लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, दोनों तो इक्वल ही है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो -2 EA का वैल्यू क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 का बात कर रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ नेगेटिव वेक्टर भी हम लोग को लिखना ज्यादा जरूरी है। क्यों वेक्टर लिखना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्शन को बता रहा है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग नेगेटिव मान के चलते हैं, लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड के बारे में बात करें तो ये राइट हैंड साइड है तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। चलिए रीजन 2 के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे अगर हम रीजन 2 लिखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रीजन 2 के बारे में बात करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। रीजन 2 में हमारा EA है और EB है। EA हमारा राइट हैंड साइड है, EB हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर हम EA को पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो EB हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है। तो ये दोनों को ऐड करने पे तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं E of reason 2 will be equal to EA minus EB, which is equal to sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught, which is equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन 3 के बारे में बात करेंगे। अगर हम रीजन 3 के बारे में बात करते हैं तो ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। रीजन 3 क्या कहेगा, अगर हम रीजन 3 देखें, यहां पे EA भी पॉजिटिव साइड, राइट हैंड साइड को हम लोग पॉजिटिव लिए थे, और EB भी राइट हैंड साइड है, तो दोनों ही तो सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को ऑगमेंट करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को ऑगमेंट कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं रीजन 3 के बारे में, तो दिस विल बी इक्वल टू EA प्लस EB, और इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो ये हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जो कि हमारा 3 के बारे में बात कर रहा है। 3 मतलब रीजन 3, ठीक है, रीजन 3 निकल गया, रीजन 2 निकल गया, और इधर हम लोग पहले रीजन 1 तो यहाँ पे निकाले ही थे। अब डायरेक्शन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यहाँ पे एनकैप भी दे सकते हैं, डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हम पहले एनकैप दे दिए और उसके बाद ब्रैकेट में रख दिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप डायरेक्शन दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। नेगेटिव बेसिकली बता रहा, अगर आप डायरेक्शन नहीं दीजिएगा तो इन दोनों को पॉजिटिव में रखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को पॉजिटिव में रखिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे दिख गया कि हमारा ये सारा वैल्यूज आ गया रीजन 1 2 3 में। तो यहाँ पे तो दोनों ही प्लेट क्या था, पॉजिटिव था, दोनों ही नेगेटिव रख के भी बना सकते हैं, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रख के भी बना सकते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आते हैं, उसके बाद हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को चेक करना है। तो एक बात बता दें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। इसे आप चेक कर सकते हैं। कैसे, यहां पे हम एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, माफ कीजिएगा यहाँ पे कुछ सही नहीं गया, इसको हम कुछ इस तरह से बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम एक खुद से ड्रॉ ही कर देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये एक हम कुछ ऐसा बना दिए, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देते हैं। ये 2 प्लेट्स है मान लीजिए, ठीक है, 2 प्लेट्स आप खुद से कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारा तो पॉजिटिव है जी, ये हमारा पूरा पॉजिटिव जाएगा, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है। ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब प्लेट के दोनों तरफ नेगेटिव, ठीक है ना, प्लेट के दोनों तरफ नेगेटिव समझना और दोनों तरफ पॉजिटिव समझना है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाएंगे। हम व्हाइट कलर से दिखा रहे हैं प्लेट ए को, और प्लेट बी को हम कुछ दूसरे कलर से दिखाएंगे जो कि ग्रीन कलर होगा, ठीक है। ए से हमारा ये भी माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये भी हमारा EA होगा,
ये भी ई ए होगा और ये भी ई ए होगा और ये भी ई ए होगा, क्योंकि ये ए है तो ए का इफेक्ट इधर भी तो दिखेगा, दूर तक जाएगा, और ए का इफेक्ट इधर भी दूर तक जाएगा। तो इधर कुछ नहीं है एक्स्ट्रा प्लेट, तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं बनाए, यहाँ प्लेट है मतलब कि यहाँ पे हम बनाए। यहाँ पे ईबी के बारे में बात करेंगे तो ईबी भी यहाँ पे होगा, इधर भी ईबी होगा, ठीक है। लेकिन ये जो ईबी बनाया गया ये गलत बनाया गया, ये ऐसा बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आता है, और अंदर की तरफ कुछ इस तरह से आएगा, ये ईबी हो जाएगा, ये ईबी हो जाएगा, और ये भी ईबी हो जाएगा। अब ध्यान से देखा जाए तो इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इज इक्वल टू ई बी, जो कि हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो फिक्स्ड है, ये कोई बदल नहीं सकता। ये और ये आपस में कैंसिल करेगा तो रीजन 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। रीजन 2 भी हमारा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। रीजन 2 है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3। तो रीजन 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बात करें तो ई ए प्लस ई बी हो जाएगा, हम इसके बारे में, और यहां पे भी कैंसिल कर रहा है, देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 3 के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे 1 के लिए भी 0 हो जाएगा, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का बात करेंगे तो दोनों ऑगमेंट कर रहा है, एक दूसरे को बढ़ा रहा है, तो ये हमारा ई ए प्लस ई बी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके जब हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे इसका बहुत बहुत ज्यादा यूज होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं ये जो 2 पैरेलल प्लेट के बारे में बात किए, पैरेलल प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है दोनों के बीच में, ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा पॉजिटिव रहा और ये नेगेटिव रहा, तो पॉजिटिव वाला भी देख लिए, पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी देख लिए कैसे सॉल्व होता है। और ये कहां से आया था? ये कहीं ना कहीं एक चार्ज सीट के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है उसके वहां से आया था। अब जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ हॉलो चार्ज स्फीयर। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a hollow charged sphere, hollow charged sphere। अब hollow charged sphere का मतलब क्या जी? बड़ा अनोखा है जी। तो hollow charged sphere का अगर हम बात करें तो hollow charged sphere क्या होता है वो भी हम लोगों को एक बार देख लेना है। तो hollow का मतलब कि खाली होगा, ठीक है, अंदर से तो खाली है, और इसका रेडियस यहां से लेकर के यहां तक का जो रेडियस होगा ये आर ले लेते हैं। तो कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। यहां पे भी हम लोग एक स्फीयर कंसीडर करेंगे जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज होने वाले हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यूनिफॉर्मली चार्ज होंगे, बात समझ रहे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। और इसे समझना है कि हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज है, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर को यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटीज के बारे में हम लोग डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम अंदर की तरफ का बात करें तो अंदर का तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर, सबसे पहले यहाँ पे ये लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड inside the hollow sphere, inside the hollow sphere। अब inside the hollow sphere का बात करेंगे तो यहां पे जो पॉजिटिवली चार्ज है ये तो सरफेस पे है, ये कहां पे है? ये तो हमारा सरफेस पे है, और ये हमारा गॉसियन सरफेस है जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है और ये हमारा वो हॉलो स्फीयर है। अब ये चार्ज सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ तो होगा नहीं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाएंगे,
रेडियली आउटवर्ड निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बात समझ रहे हैं। अगर ये बाहर की ओर जाएंगे तो अंदर की तरफ का तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधा सीधी हम लोग E इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। और ये 0 कहां तक रहेगा, ये यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि R के ऊपर में चार्ज है। अगर R के ऊपर में चार्ज है तो ये सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की ओर जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा ये E हो गया, और यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ये ds है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा एरिया, ये सरफेस का, गॉसियन सरफेस का छोटा सा एरिया के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, ठीक है, या फिर गॉसेस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसका टोटल चार्ज जो है ये Q है, मान लो। लेट द टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर बी Q, ठीक है। यहाँ पे आप सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन सिग्मा के फॉर्म में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि लेट द टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर बी Q, ठीक है। यहां पे आप कंसीडर करके लिख सकते हैं, कंसीडर द टोटल चार्ज ऑन स्फीयर बी Q, कैपिटल Q मान लिया यहां पे, ठीक है, एंड रेडियस R वो भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो कंसिडरेशन वाला पार्ट है, आप खुद से भी लिख सकते हैं, हम डिक्टेट कर दे रहे हैं, उससे भी आप कॉपी में खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा वो भी एक बार देख लीजिए। तो नेक्स्ट पार्ट जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वो हो जाएगा हमारा क्या, कि अप्लाइंग गॉसेस लॉ, ठीक है। अप्लाइंग, सारी स्पेलिंग गड़बड़ा देते हैं कि हम, ठीक है। तो यहां पे यूजिंग गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ को अगर हम यूज करते हैं तो हमारा गॉसेस लॉ कहता क्या है, वही हमारा एज इट इज फ्लक्स E डॉट ds इज इक्वल टू Q। यहां पे स्मॉल q नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल Q। क्यों कैपिटल Q, ये कैपिटल Q हमारा गॉसियन सरफेस के अंदर में है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये जो हमारा फ्लक्स आएगा, दिस फ्लक्स विल बी इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं E ds cos 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था और ये हमारा ds था, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, इसीलिए 0 डिग्री लिख दिए, और ये हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस चार्ज का वैल्यू तो बदलेगा नहीं, इस स्फीयर पे जो चार्ज है इसका वैल्यू तो बदलेगा नहीं, तो अगर इसका वैल्यू नहीं बदलेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं बदलेगा। इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस में इसका एरिया भी नहीं बदलेगा। तो जिस कारण से यहां पे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा हो जाएगा E डॉट, या E ds लिखते हैं, इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी चीज को यहां पे लिखेंगे, E हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ds लिख दिए, इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, E तो लिखेंगे इनटू ये ds, ये छोटा सा ds है, और यहां से यहां तक का रेडियस स्मॉल r था, यहां से यहां तक का रेडियस हम कुछ और मान लेते हैं। बेसिकली पिछला में हम लोग यहाँ पे जो स्मॉल r लिए थे, तो यहाँ पे हम लोग कुछ और कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला जो गॉसियन सरफेस है उसके लिए कैपिटल R ले लेंगे, ठीक है। या फिर एक और काम कर सकते हैं, इसे आप मिटा करके इसे आप कैपिटल R लिख दीजिए, इसे आप कैपिटल R लिख दीजिए, सॉरी ये कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप स्मॉल r लिख दीजिए, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी हमारे पास ऑप्शन है ना, इसको हम लोग स्मॉल r कर दिए पूरा, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल R, क्योंकि रेडियस है ना, तो कैपिटल R जनरली हम लोग कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करते हैं। तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये r स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ये जो होगा ये स्मॉल r स्क्वायर होगा, ये स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही आ गया पॉइंट का जो होता था, और ये भी एक छोटा सा पॉइंट के जैसा ही है, समझ सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड, ये तो जो भी निकाले ये तो आउटसाइड का बात किया ना, इनसाइड 0 था। अब यहाँ पे जो भी बात हो रहा है ये आउटसाइड का बात होगा,
ठीक है, ये आउटसाइड का बात होगा। आउटसाइड हमारा क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतना आ रहा है। अब इसके बारे में अगर हम ग्राफ के बारे में बात करें कि इसका ग्राफ क्या होगा क्या नहीं, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए यहां पे जीरो चार्ज तो यहां पे था ना, बाहर में चार्ज था। अगर चार्ज इसके बाहर में था स्फेयर का, तो यहां से लेकर के यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होने वाला है। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये यहां से, क्योंकि अंदर की तरफ तो चार्ज था नहीं, बाहर की तरफ था, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे दूर हम जाएंगे इस स्फेयर से, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकुलर केस में यहाँ पे तो E इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन इस पार्टिकुलर केस में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है उसी के कारण ये आगे बढ़ता जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया, ठीक है ना। ये रेडियस यहां से यहां तक आर ही था ना, कैपिटल आर था यहां से यहां तक, ठीक है, और जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर भी लिए थे, ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर भी लिए थे। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो हॉलो स्फेयर है उसके कारण हमारा इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। अगर सॉलिड स्फेयर रहा तो ग्राफ कैसा होगा? सॉलिड स्फेयर रहा तो हमारा चार्ज तो यूनिफॉर्मली पूरे स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, लगातार यहाँ पे बढ़ता जाएगा, और यहाँ के बाद आउटर सरफेस के बाद ये लगातार घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि स्फेयर जो है, अगर मान लो ये सॉलिड स्फेयर है, तो वो यहां से लेकर के यहां तक कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां भी चार्ज है, यहां भी चार्ज है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, लगातार चार्ज का वैल्यू बढ़ता जाएगा, जिसके कारण यहां से यहां तक E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, और इसके बाद हमारा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। और सरफेस पे हमारा चार्ज कांस्टेंट रहेगा। और ये हमारा सॉलिड स्फेयर का ग्राफ आ गया, सॉलिड स्फेयर का ग्राफ आ गया, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ किसका था? ये हमारा हॉलो स्फेयर, ठीक है, ये हॉलो स्फेयर का ग्राफ था। उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में हॉलो स्फेयर का ग्राफ था। तो अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आया, तो आप एक काम कीजिए, इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। ये सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय एवरीवन, बाय, जय हिंद।